तो चलिए स्टूडेंट, आज अपन जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो एरोमेटिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और एरोमेटिक की जो मेन रिएक्शन है उनके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, रिवाइज करा होगा, तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा ऐसा इधर उधर की चीज़ें ना बता के आपको जो मेन फोकस है, जो क्वेश्चन मेन इस पर बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो आपको शीट डिस्ट्रीब्यूट हुई वो देखा आप लोगों ने? आपको पार्ट ए मिला है या पार्ट बी मिला है? दोनों एक ही में थे क्या दोनों? अच्छा, दोनों पार्ट मिल गए। तो हम पहले पार्ट ए के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद आप डिस्कशन कर, आप खुद क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करना है इसको। ठीक है, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक के बारे में अगर बात करें तो एरोमेटिक की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक के अंदर सबसे पहले इस कंपाउंड की अगर बात करें तो बहुत सिंपल एक जो क्वेश्चन बनता है वो आप सभी को मालूम है। एरोमेटिक टॉपिक के ऊपर जो सबसे पहला जो सिंपल क्वेश्चन बनेगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में बनता है। ये आपने भी देखा है, एडवांस के पेपर में भी रहता है और मेंस के पेपर में भी रहता है। मतलब ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए कि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है नहीं है यार, नहीं, मतलब एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले एरोमेटिक। अपन बात करें एरोमेटिक की तो एरोमेटिक में अपन कौन सा रूल लगाते हैं जिसके अंदर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। कंडीशन ये है कि वो साइक्लिक और कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। मतलब साइक्लिक के साथ क्या क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। अगर बीच में कहीं पे भी अगर हम लोग देखें इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे कंपाउंड ले लेते हैं और इसको बोले यहाँ पे इस तरीके से हमने लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, कार्बोकेटायन ले लिया। अगेन रेजोनेंस तो हो रहा है इसके अंदर, बट कंप्लीट रेजोनेंस। अच्छा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं ये भी अगर हम लोग बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन आप लोग बताइए कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर कंफ्यूज ना करें तो एक्चुअल में ये तो क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि यहां पे ये जो कार्बन है ना, ये sp3 है कि नहीं है? तो ये बात समझ में आई कि नहीं है? अगर कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर कोई भी रिंग के अंदर अगर कंप्लीट रेजोनेंस ना हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। इस नॉन एरोमेटिक को पहले समझते हैं। इसी को देखते हुए हम एक और एग्जांपल जो सबसे ज्यादा यूज करते हो आप लोग, वो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। याद आया कि नहीं आया? ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है। ये वहां तक दिख रहा है बेटा कि इसको और ज्यादा साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है। ये वाला जो कंपाउंड था ये बताइए क्या रहता है? नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है ये? नॉन प्लेनर होता है। अच्छा, इसके पीछे अगर हम लोग बात करें, जैसे देखने से 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, होना चाहिए इसको एंटी एरोमेटिक। क्योंकि आपने मालूम है एरोमेटिक के लिए क्या चीजें पढ़ी थी? एरोमेटिक के लिए क्या होता है? कितने रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये चीज हमने देखी। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? ये एक सिंपल सी बात था, इतनी सी बात करें। यहां पे n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है, गिन रखा ना आप लोगों ने। अच्छा, एंटी एरोमेटिक में यहां पे n की वैल्यू 1, 4, 8, 12। कभी भी रिंग के अंदर अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूमे या 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या फिर 12, तो सिस्टम क्या कहलाता है? एंटी एरोमेटिक। अब होता क्या है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में? क्या होता है? एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, बट एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है, जैसे मान लीजिए हम ये कंपाउंड की बात करते हैं, ये वाले कंपाउंड को, ये जरा ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड को हमने ऐसे बनाया, ये कंपाउंड है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, सभी कार्बन sp2 है कि नहीं है? पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताइए टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए, कितने? 4। और 4 के लिए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है ना, एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों अनस्टेबल होता है वो समझते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता इस फॉर्म में। ये एक्चुअल में क्या होता है? ये मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये डाई रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाई रेडिकल का मतलब होता है इस तरीके से हमने यहाँ पे एक, और ये डाई रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ये डाई रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा, अब समझे क्या हो जाएगा? अगर मैं इसके 2 मोल ले लेता हूं, अगर मैं क्या ले लेता हूं? इसके 2 मोल, तो अब इंटर
एक दो बात होती है, या तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करे, अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करता है तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सिस्टम बिकम एंटी एरोमेटिक। तो ये होता क्या है, ये क्या बना लेता है, डाइमर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से क्या होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। यहां पे लिया हमने इसको, ये मान लीजिए इस तरीके से लिया, ये डॉट प्लस इसी तरीके से हमने दूसरा लिया यहां पे, ये डॉट, ये आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे बनाते क्या है, क्या बनाते हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन आता है इसी के अंदर, जैसे एक और देखिए, अगर आपको बाय चांस इसमें देखने को मिल जाए, अगर एक क्वेश्चन ये वाला आता है, आपने पहले भी इसको देखा होगा, ठीक। अब मुझे बताइए इसके बारे में, ये है क्या, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है ये मॉलिक्यूल, बट रूम टेम्परेचर पे डाइमर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है। दो बातें, ये रूम टेम्परेचर पे डाइमर नहीं बना रहा, इसका मतलब ये स्टेबल है, इसको आइसोलेट किया जा सकता है। क्लियर है। अरे डाइमर बनाने के लिए आपको मालूम है दो मॉलिक्यूल को पास आना जरूरी है कि नहीं है। अब ये दो मॉलिक्यूल पास आ सकते हैं क्या। ऐसा ही एक और क्वेश्चन जरा देखिए जो आपको अलग से बात करते हैं, ये मॉलिक्यूल के बारे में देखिए और मुझे बताइए ये वाला जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक है, ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। पर इस मॉलिक्यूल की खासियत क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे डाइमर बना लेता है। ये वाला जो कंपाउंड है रूम टेम्परेचर पे अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेता है, ये डाइमर। तो ठीक है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, ये नॉन एरोमेटिक है पर डाइमर बनाता है, ये एंटी एरोमेटिक है पर डाइमर। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, एडवांस ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाता जो बिल्कुल एक्सेप्शनल टाइप के हों। हाँ, मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं पर एडवांस कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाते। पर फिर भी आपको बता रहे हैं बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो एरोमेटिक की बात करते हैं, तो इसी केस में हम फिर से एक बात लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड लेता हूँ, जैसे ये ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने यहाँ पे लिया अब इसके बारे में बताइए, ये कंपाउंड के बारे में। और एक इसके बारे में बताइए, हमारे पास एक ए है और दूसरा हमारे पास बी है। ए और बी के बारे में बताइए क्या हैं दोनों। पहले वाले की अगर बात करें तो ये वाला जो कंपाउंड है हमारा ए, ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी आप लोगों ने पहले देखा होगा। क्यों ये नॉन एरोमेटिक है आपको मालूम है, इसमें कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आप मुझे बताइए क्या होगा, sp3, और यहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है पर वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो रेजोनेंस होगा क्या इसके ऊपर, नहीं होगा। इसीलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। और यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन पर रेजोनेंस कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्लियर। अरे ये दोनों केस समझ में आए कि नहीं है। तो मतलब ऑर्बिटल वैकेंट होना बहुत जरूरी है। और इससे पहले जो हमने केस देखा था उसमें देखा था कि ये वाला मॉलिक्यूल की अगर बात करें, इस कंपाउंड की अगर बात करते हैं, ये वाला कंपाउंड आपका क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके अंदर, अगर ऐसे नॉर्मली देखें तो 8 पाई। अगर 8 पाई की बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, जब हम 8 पाई की बात करते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। पर ये वाला मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। इसके पीछे आपने एक बार पहले भी एक रीजन पढ़ा होगा कि अगर रिंग की साइज बढ़ जाती है फ्रॉम अप, मतलब 6 कार्बन से ज्यादा, अगर 6 कार्बन से रिंग की साइज ज्यादा है और सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है।
क्यों? ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिंग, क्योंकि जब रिंग की साइज बढ़ती है तो रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल अपने आप को दो फॉर्म में रख सकता है, या तो प्लेनर या फिर वो उस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा जिसमें उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? तो जब रिंग की साइज कितनी होती है, 6 से ज्यादा, तो अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता तो एंटी, और नॉन प्लेनर हो जाए तो नॉन प्लेनर होने से क्या होता है मालूम है आपको? रेजोनेंस। बात समझे ना? रेजोनेंस खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन की बात करें इसी में जो आप लोगों ने इसमें देख रखा है, और फिर उसके बाद खत्म करके हम लोग रिएक्शन पे चलते हैं। जरा ध्यान से देखिए इस कंपाउंड के बारे में। एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, एक ये है। दोनों को जरा ध्यान से देखिए और बताइए किस तरीके से है। ऊपर वाले की बात करते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिस्टम क्या होना चाहिए? सिस्टम क्या होना चाहिए? एंटी होना चाहिए। पर ये होगा आपका नॉन एरोमेटिक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिंग की साइज क्या हो गई है? 6 से ज्यादा है। तो ये अपने आप की फ्लेक्सिबिलिटी यूज करते हुए प्लेनर से क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर है? ठीक है। तो एरोमेटिक के बारे में आप लोगों को मालूम है, और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसके बारे में, मतलब मैं तो इसलिए बता रहा था आपको कि बाई चांस आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है और एडवांस में आता है, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आता जरूर है एरोमेटिक एंटीरियर, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये कभी भी गलत होने के चांसेस अगर आपने बढ़ा दिए तो बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरोमेटिक पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखा, ये पढ़ा आप लोगों ने? ये तो अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, आपको मालूम है 10 एनुलिन। याद है 10 एनुलिन का भी कुछ केस ऐसा ही है। 10 एनुलिन की जब बात करते हैं हम लोग इस तरीके से लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हो जाए। 10 एनुलिन बाई चांस अगर याद हो, ये 10 एनुलिन, इसे बोलते हैं हम लोग 10 एनुलिन। याद है आप लोगों को? हाँ जी। अब जरा देखिए इस कंपाउंड की बात है, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके अंदर? 10 पाई। 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो सिस्टम एरोमेटिक हो जाता है। क्या होता है? सिस्टम एरोमेटिक होता है। पर ये एरोमेटिक नहीं है, बल्कि क्या है ये? बल्कि ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो इनका रिपल्शन होता है कि नहीं होता? दोनों हाइड्रोजन का क्या होता है? जिसकी वजह से एक कार्बन अंदर और एक कार्बन, तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, नॉन प्लेनर होने से फायदा क्या? रेजोनेंस नहीं होगा और सिस्टम बिकम स्टेबल। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? अगर ये एरोमेटिक हो जाता तो क्या दिक्कत थी? हाइड्रोजन सामने आ जाते हैं, मतलब एक प्लेन में आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, आप इस 10 एनुलिन को ऐसे भी तो बना सकते थे। देखिए जरा, ये केस अब देख लीजिए जरा, इसके अंदर देखें 10 एनुलिन, ये बना सकते हैं ना पाई बॉन्ड ऐसे भी। तो 10 एनुलिन हम ऐसा क्यों बनाते हैं? ऐसा मतलब ऐसा बनाते हैं, ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं? जबकि ये वाला 10 एनुलिन एरोमेटिक होगा। ये भी 10 एनुलिन है बेटा, और ये भी 10 एनुलिन है, पर हमेशा 10 एनुलिन का केस आते हैं हमेशा इसके अंदर। हाँ बताइए कैसे? बोलिए, वही तो सही बोल रहे हो आप, बताइए। जो बॉन्ड एंगल होता है sp2 में उधर 120 डिग्री के आसपास होता है, जो हेक्सागोनल होता है उसमें 120 डिग्री, मतलब इस केस में 120 डिग्री बन जाता है, उसमें ज़्यादा बन जाता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म है, चेक करिए ये वाला फॉर्म ट्रांस है कि नहीं है, और यहाँ पे सारे क्या हैं? सिस। आपको मालूम है रिंग की साइज में एक बार बहुत पहले आपने एक बात पढ़ी होगी कि जब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में सिस की स्टेबिलिटी क्या होती है,
मतलब C8 से लेके नहीं C8 से लेके C12 तक अगर रिंग की साइज है, याद करो जीआई में, C8 से लेके C12 तक ये वाला केस अगर हम लोग बात करें, इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए, ये भी कंपाउंड, ये C से ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? अरे रिंग की साइज जीआई शो करेगा। ये कौन सा रिंग के अंदर जीआई शो होता है वो पहले एक्सप्लेन करते हैं। रिंग के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन सा जीआई शो करेगा? जिसकी रिंग की साइज 8 हो या फिर 8 से, ये वाला जीआई शो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड की बात करें, ये डबल बॉन्ड जीआई शो, पर ये डबल बॉन्ड जीआई शो। अच्छा, इसका एक ट्रांसफॉर्म भी बनता है, वो भी आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये वाला, ये अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म बना लें यहाँ पे, एक ट्रांस और सिस और ट्रांस में नॉर्मली ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस। पर इस केस में सिस की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। रिंग के केस में C8 से लेके C12 तक सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। रिंग के केस में बता रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद फिर ट्रांस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात आते हैं कि इन दोनों वाले मुद्दे पे आते हैं बात। एक्चुअल में इस जो आपने बात बोला बिल्कुल सही बोला, हम इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आपको यहां कितने साइक्लोहेक्सेन की रिंग दिख रही है? 2 साइक्लोहेक्सेन की रिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही? आपको मालूम है ना, जब साइक्लोहेक्सेन टाइप का अरेंजमेंट होता है तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन टाइप का जब अरेंजमेंट होता है तो एंगल स्ट्रेन बताइए, बहुत कम हो जाता है, मालूम पड़ा? तो इसीलिए इसके अंदर जो उसने बोला बिल्कुल सही बोला, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन क्या आता है और इसके अंदर एंगल स्ट्रेन क्या होता है? कम। ठीक है, तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये वाला मॉलिक्यूल इससे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन और इसके अंदर एंगल स्ट्रेन। तो हमेशा 10 एंगल वाला स्ट्रक्चर ये लेते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल ये नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? मेरी बात समझे? इसलिए हमेशा ये बनाते हैं हम लोग। तो ये दोनों केस मालूम पड़े कि नहीं पड़े? अच्छा, एक केस क्या होता है कि इन दोनों बॉन्ड की जगह अगर एक ऑक्सीजन लगा दें तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा? फिर से देखिए, अगर वो हम इसको ऐसे ले लें, इस कंपाउंड को, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ये करा होगा आप लोगों ने, इसको जरा ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हाँ जी, एरोमेटिक। अब रिंग जो होगी वो क्या होगी? प्लेनर होगी, क्योंकि 2 एटम के बीच में रिपल्शन था। अब यहां एक एटम है कि नहीं है, तो आसानी से रह जाएगा। बात समझे? तो ये सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक, है ना? क्लियर? अरे क्लियर ये चीज। अच्छा, एक चीज और, हाँ जी, हाँ, प्लेन के बाहर है, रिंग प्लेनर है। आप समझिए, जब हम लोग इसको ऐसे लेंगे ना, हमने बनाया इस तरीके से, दिखा रहे हैं आपको कि ये इस प्लेन में नहीं रह रहा है, मतलब इसके प्लेन के बाहर है। ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है, ऑक्सीजन को हमने प्लेन के बाहर नहीं दिखाना चाहते थे, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना वो प्लेन के बाहर दिखाना चाहते थे। ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लेन के बाहर दिखाना चाहते हैं ताकि वो रेजोनेंस ना करे, ये बताना चाहते हैं। ऑक्सीजन एटम तो उधर ही रहे, ठीक है, उसी प्लेन में। अच्छा, एक चीज समझिए कि एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास जैसे ये सिस्टम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास रिंग, हाँ जी, अब बोलिए। बॉन्ड तोड़ के क्या बनाएंगे? किसी भी केस में हम डिसाइड करेंगे कि हम इधर मूव करें, तो इधर आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस। तो हमेशा याद रखिए सिस्टम क्या होगा? दोनों सिस्टम एरोमेटिक है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा? तो एक चीज इसमें डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, अगर कभी 2 रिंग दिख रही है आपको, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक, तो सिस्टम एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। बीच में कभी भी एंटी एरोमेटिक दिख गया तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? जैसे अगर हम यहीं पे ये सिस्टम ले लेते हैं,
एक एरो हो रहा है और एक एंटी, तो ओवरऑल सिस्टम क्लियर है? अरे क्लियर है ये चीज? ठीक, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो जरा, ये जो पूछा हुआ है लास्ट टाइम, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये एरोमेटिक है कि नहीं है? दूसरी रिंग क्या है? उससे कोई मतलब? ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके लिए एरोमेटिक के बारे में बात करने, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। ये तो क्लियर रहेगा ना अब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन। तो लिखिए ज़रा, स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। हाँ जी, एरोमेटिक की जब भी बात आए तो हम किसकी बात करते हैं? बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन की बात करते हैं। नॉर्मली हमारे सिलेबस में अगर नॉर्मल देखा जाए तो बेंजीन के ऊपर की रिएक्शन है। तो ठीक है, तो सबसे पहले कुछ खास क्वेश्चन जो आप लोगों ने कई बार करे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। इसको बनाने का मेथड अगर आपको मालूम है, बेंजीन बनाने का मेथड, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने CH, ये क्वेश्चन आया हुआ है CH, अगर मैं इसको गर्म कर देता हूं रेड हॉट आयरन टू, याद आया कि नहीं आया? तो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, यहीं पे अगर मैं इस जगह पे निकल बोराइड ले लेता यूज, या फिर निकल साइनाइड यूज करता, अब बताइए क्या बनेगा? वो डिपेंड करता है दोनों ही केसेस में। यहां पे अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब यूज करते हैं तो बेंजीन ट्राइमर बनता है, और अगर आप निकल बोराइड यूज करते हैं या फिर निकल साइनाइड यूज करते हैं तो यहां क्या बनता है? ये टेट्रामर बन जाता है। इसका क्या बन जाता है? ये ट्राइमर है और ये टेट्रामर। याद है ये दोनों? याद है ये? इसी तरीके से अगर मैं यहां पे ये कंपाउंड ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ अगर हम लोग ले लेते हैं रेड हॉट आयरन, तो बताइए क्या बनता है? क्या बनेगा वो? मेसिटाइलिन। क्या बन जाएगा वो? मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन में वही इसी तरीके से रिंग जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, और ये कंपाउंड ऐसे बनाया कि नहीं बनेगा? आपको मालूम है मेसिटाइलिन आपने एक तरीके से और बनाया था, मालूम है कौन सी रिएक्शन थी वो? CH3COCH3 को आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया था। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, ये तब बना था। मालूम है ये रिएक्शन कौन सी थी? एसिडिक एल्डोल। भाई बेसिक एल्डोल करा कि नहीं करा आप लोगों ने? ये किसका एग्जाम्पल है? ये एसिडिक एल्डोल का। तब भी मेसिटिलिन इस तरीके से बनता था। एसिडिक एल्डोल, ये रिएक्शन आपको मालूम है ये 2019 में एडवांस में आई थी ये रिएक्शन, ये मेसिटिलिन वाली रिएक्शन, और ये वाला भी आ चुका है, ये सारे रिएक्शन आ चुके हैं। तो ये सब फॉर्मेशन ऑफ क्या है? बेंजीन। समझ में आई ये चीज? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। जल्दी से लिखिए इसको जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, इसी को अगर हम लोग इस तरीके से और ले लें, इस कंपाउंड में एक और जरा ध्यान से सोचना कि क्या बन सकता है। अगर मैं यहां कंपाउंड ले लेता हूं, वापस से रेड हॉट आयरन ट्यूब, हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ जी, ये समझ में आया ये वाला? इसको जरा देखिए। अरे ये तो समझ में आया ना किस तरीके से बना टेट्राम। ये भी आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा इसके बारे में, किस तरीके से रिएक्शन हुई थी इसके बारे में। और अगर इसके बारे में देखें, हम इसको और आगे ले चलते हैं और देखें तो ये कंपाउंड क्या बन जाता है? हेक्सामिथाइलिन बेंजीन। ये मतलब टोटल इस तरीके से आपके सारे प्रोडक्ट ऐसे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये बनेगा इसमें।
हो गया। हाँ जी, तो एरोमेटिक की रिएक्शन पे आते हैं वापस से। एक थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन उसका देखते हैं हम लोग। एरोमेटिक की दो मेन रिएक्शन हम लोग जो देखते हैं, पहली रिएक्शन बताइए कौन सी है जिसको हम बोलते हैं पहली रिएक्शन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको देता हूं, यहां पे मैंने लिखा और यहां रिएक्शन करा देता हूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? नो रिएक्शन। और कोई? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। पहली बात, Br2 पाई बॉन्ड पे एडिशन नहीं कर सकता, उसकी बात भी हम लोग पहले ये देख लेते हैं। ये वाली रिएक्शन ऐसे भी नहीं हो सकती कि हम यहाँ दो Br जोड़ दें पाई बॉन्ड में, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये रिएक्शन नहीं हो सकती। आपको मालूम पड़ रहा है क्यों नहीं हो सकती? एरोमेटिक से सिस्टम, बात समझे, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन जो होती है ना, एक्सोथर्मिक होती है, और उसमें आप अगर एनर्जी दोगे तो वैसे ही रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं एडिशन। ये एडिशन रिएक्शन है। पर जो आप लोग मुझे बता रहे थे वो थी सब्स्टिट्यूशन। वो कौन सी रिएक्शन थी? आप जो बोल रहे थे ब्रोमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग करा सकते हैं इसके अंदर। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन? दो तरह के सब्स्टिट्यूशन है। पहली बात, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बेंजीन क्या ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करेगा? बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो, क्योंकि उसमें एडिशन मालूम पड़ा ना। आगे बढ़ते हैं, तो फिर बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करता है? तो लिखेंगे बेंजीन शो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन शो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले अगर बात करें इसकी रिएक्शन जो है, एक इसकी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे, उसे बोलते थे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन जो आप लोग जानते हैं, और वो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है, वो हमारे पास कौन कौन सा है? एक है आपका SN1 और एक है SN2, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है बेंजीन की? बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में यही दोनों रिएक्शन दी हुई है। एडवांस हमेशा एनसीईआरटी को ही बेस बना के क्वेश्चन बना रहा है। आप कंटिन्यूस पुराने 5 साल के पेपर उठा के देखिए, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वो बना रहा है एरोमेटिक के ऊपर। तो हम उसी को और भी आगे देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, जरा बताइए। अगर हम लोग यहां लेते हैं कि रिएक्शन में मान लेते हैं ये हमारे पास H है, हमने इसका रिएक्शन करा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो रिएक्शन में सबसे पहले पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन यहां हुआ, और ये किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये जैसे यहां अटैक करेगा, इस जगह आपका जो कंपाउंड बनेगा ये हो जाएगा आपका He+। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये स्टेप हमारी क्या है? इस स्टेप को हम बोल रहे हैं RDS। इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं? RDS। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो भी आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया है, तो इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं होता? भाई सिस्टम में आप जब इलेक्ट्रोफाइल लिखते हो तो साथ में एक न्यूक्लियोफाइल भी होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर आप एसिड लेते हो तो कंजुगेट बेस होगा कि नहीं होगा उसका?
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो उस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस H पे अटैक करता है। अब बात आती है इसी H पे क्यों अटैक करता है, यहां पे ये भी तो H है। अब सुनना मेरी बात, वो उसी H पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि अच्छा मुझे एक बात बताइए सभी लोग, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक तो ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है, मुझे बताइए दोनों हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर रहा है इस केस में, ये वाला। इसका मतलब जब ये वाला हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर रहा होगा तो यहां डबल बॉन्ड बन रहा है और इस जगह ये H+ के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब नॉन बॉन्डेड फॉर्म में है कि नहीं है। इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों CH में से किस CH की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, CH बॉन्ड स्ट्रेंथ 1, CH बॉन्ड स्ट्रेंथ 2, बताइए किसकी ज्यादा, 1 की। किसको तोड़ सकते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। याद करो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी आप यही करते थे, पहले OH निकाल के कार्बोकेटाइन बनाते थे, फिर उसके बाद कंजुगेट बेस आता था तो कार्बोकेटाइन के बगल वाले हाइड्रोजन को ही निकालता था, न कि इधर वाले हाइड्रोजन को निकालता था। याद आया, क्योंकि वो CH बॉन्ड क्या है बहुत आसानी से। तो इसी केस में भी ये न्यूक्लियोफाइल इस H पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिस्टम बताइए, और देखिए फेवर्ड हो रहा है किसकी तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है। क्लियर। ये जो बनता है बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को, ये हमारा बन रहा है इंटरमीडिएट। बन रहा है, क्या बन रहा है ये इंटरमीडिएट, याद है ये क्या बन रहा है इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं हम लोग, इसका नाम बताइए क्या क्या आप लोग जानते हैं इसका नाम, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और बोलिए, इसको हम बोलते हैं, पहली बात तो कैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन, जिसको हम क्या लिखते हैं, मतलब कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। अच्छा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको अरेनियम आयन, और इसको हम एक चीज और लिखते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अच्छा, इसका एक नाम और है, वेलेंट कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम है जो आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कैटायन या फिर वेलेंट कॉम्प्लेक्स या वेलेंट इंटरमीडिएट भी बोल सकता है। एग्जामिनर पूछता है, एक बार आप पुराना पेपर देखना, उसके अंदर जो पुराने 2005 से पहले एक बार इसने पूछा है कि इसके अंदर इंटरमीडिएट का नाम क्या है, तो वेलेंट इंटरमीडिएट। अब देखते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है इस पूरे केस के अंदर, ये वाली स्टेप RDS है कि नहीं है, ये वाली स्टेप RDS है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर आप ये बताइए कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना है, रेट ऑफ, हाँ वो भी बात करते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग और कंसंट्रेशन ऑफ, दोनों पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। अरे क्लियर। अच्छा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड कर रही है। अब इसका मतलब ये हुआ, मुझे एक बात बताइए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन किस तरीके से काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन एक चीज पे और डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब डिपेंड करेगी, रेट ऑफ EAS एक चीज पे और डिपेंड करेगी, वो याद है क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, किस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी, अरे बोलिए, बेंजीन पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। मतलब अगर बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ जाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं, इसी केस में ये कर लिया क्या ये आपने, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको और बोलता हूं इसमें कि अगर मैं क्वेश्चन ऐसे कर दूं, इसी पे मेरे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैंने लिखा बेंजीन, मैंने यहां पे लिखा
CH3, मैंने यहां पे लिखा कंपाउंड NO2। अब आपको अरेंज करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट क्या होने वाली है, जल्दी बोलिए इसमें। जिसके बताइए किसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो रेट क्या होगी इसकी 2 फिर 1 फिर, बात समझे कि नहीं समझे। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, या फिर जो आपने कुछ देर पहले बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो वो इससे भी सोल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट कब बढ़ेगी, जब प्लस आर ग्रुप और अगर माइनस आर ग्रुप बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। अब देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे सिलेबस में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो हमने यहां पे लिया इस जगह पे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल लिया ये हो क्या सकता है, देखिए पहले तो ये हो सकता है आपका हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफाइल में पहला आपका हो सकता है NO2+। क्या हो सकता है ये NO2+। NO2+, अगर NO2+ इलेक्ट्रोफाइल ले तो नाइट्रेशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी नाइट्रेशन। अच्छा दूसरे केस में दूसरा और क्या ले सकते हैं, याद होगा ना आपको, देखो 5 चीजें करनी है हमें, मालूम है, एक है नाइट्रेशन, दूसरी बताओ क्या सल्फोनेशन। तो बताओ सल्फोनेशन में क्या लेते हो, हम लेते हैं H2S2O7 ओलियम, ओलियम लेते हैं जिसके अंदर H2SO4 प्लस SO3 इसमें ये होता है। ये SO3 जो होता है ना बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, मेरी बात समझे। इस रिएक्शन का नाम सल्फोनेशन। ऊपर अच्छा और बताइए तीसरे नंबर पे कौन सी रिएक्शन हमें करनी है, हेलोजिनेशन, ठीक है ना। हेलोजिनेशन की बात करते हैं, इसमें हेलोजिनेशन में हम क्या लेते हैं ये बताइए। हेलोजिनेशन करने के लिए आपको हेलोजन तो लेना ही पड़ेगा, जैसे पहली रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन Br2 के साथ करी पर वो रिएक्शन नहीं करती है, हाँ वहां पे आपको एक खास चीज लेनी पड़ेगी अगर आपको करना है लुईस एसिड। क्या लेना पड़ेगा बताओ, एनसीईआरटी में कुछ याद आ रहा है कोई लुईस एसिड, बिल्कुल AlCl3, अरे एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो भी एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्यों लिया था वो तो मालूम भी पड़ गया होगा, क्योंकि वो लुईस एसिड है और आप पानी ले लोगे तो लुईस बेस, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो रिएक्शन वैसे ही नहीं, इसीलिए वर्ड एनहाइड्रस। तो बताइए हेलोजिनेशन करने के लिए अगर मैं यहां पे लेता हूं X2 और इसका रिएक्शन करा देता हूं लुईस एसिड, लुईस एसिड आप चाहो तो FeCl3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी ने FeCl3 भी लिया हुआ है, Fe+2 लिखा हुआ है, देखो याद करो। तो हम कोई सा भी लुईस एसिड ले लें, हम यहां पे ले लेंगे AlCl3 प्लस X2, इसको बोलते हैं रिएजेंट। ये किस काम आता है बेटा, हेलोजिनेशन। ये हेलोजिनेशन कराएगा, मतलब बेंजीन पे X जुड़ जाएगा। अच्छा इसके अलावा आपको मालूम है यहां पे आप यूज कर सकते थे ICl IBr। ये बात मुझे बताइए ICl और IBr में कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब फॉर आयोडोनेशन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, और IBr यूज कर सकते हैं। आयोडोनेशन के लिए हम ICl IBr यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि अगर मैं यहाँ पे एक और रिएजेंट था, कोई एक और रिएजेंट की बात करते हैं हम लोग, एक रिएजेंट इसके अलावा, ये तो हो गया 2, नाइट्रेशन करा दिया, सल्फोनेशन करा दिया, हेलोजिनेशन करा दिया, और बताइए क्या नाम बोलो, क्या फ्रीडल-क्राफ्ट और फ्रीडल-क्राफ्ट 2 है कि नहीं है वो, तो हम अच्छा रिएजेंट बताओ उन दोनों में। हाँ यही सबसे खास चीज है, हम दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम दोनों को देखें यहाँ पे हम लोग, तो इस जगह पे सबसे खास चीज, जैसे 4th नंबर पे हम लोग लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ले लेते हैं।
एल्काइलेशन ले लेते हैं। एल्काइलेशन में आपको करना क्या है, RX लेना है और साथ में लुईस एसिड लेना है। बताओ लुईस एसिड कौन सा लेंगे? Al, और भी ले सकते हैं, पर बताओ और कौन कौन सा ले सकते हैं, बोलो। FeCl3 ले सकते हैं, ZnCl2 ले सकते हो, BX3 भी ले सकते हो आप। सब के सब क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। हाँ हाँ, रीअरेंजमेंट होगा, वो भी बताते हैं। अभी तो पहले शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अच्छा, एसाइलेशन 5th नंबर पे हम क्या लेते हैं? एसाइलेशन। तो एसाइलेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? एसाइलेशन में हम यूज करते हैं, नॉर्मली जो NCERT बोलता है वो बोलता है RCOCl प्लस लुईस एसिड। अच्छा, लुईस एसिड क्या लेंगे यहाँ पे? AlCl3। क्लियर है? इस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है R प्लस, इस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है RCO प्लस। इसका नाम क्या? इसका नाम क्या? एसाइलियम आयन। क्या बोलते हैं हम इसको? ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, मालूम बेटा क्यों? क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग करके ये स्ट्रक्चर बनाता है RC, हाँ, O प्लस, और रियल में रिएक्शन ये करता है, ना कि ये वाला कंपाउंड। पर हाँ, ये बनाते हो तो इससे भी कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बार क्वेश्चन पूछा कि एक्चुअल में इंटरमीडिएट कौन बनता है, दोनों में से कौन बन रहा है? भाई जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कंसंट्रेशन, समझे? बैक बॉन्डिंग करके ये बनाता है। तो भाई ये 5 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, ये 5 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। क्लियर? तो पहला है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। क्लियर है? और अधिकतर हमें 2 मॉलिक्यूल के साथ पढ़नी होती, एक पढ़ना होता है फिनोल के साथ और एक पढ़ना होता है एनिलीन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, आगे बढ़ें इसके। हाँ जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम एसाइलेशन कराते हैं, जनरली एसाइलेशन कराते हैं और नाइट्रेशन कराते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रेशन, फर्स्ट नाइट्रेशन। मुझे एक बात बताइए, नाइट्रेशन करने के लिए पहली चीज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तभी तो NO2 प्लस जाके रिएक्ट करेगा। तो रिएजेंट कौन कौन से? पहली स्टेप में हम लोग हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन अलग अलग मेथड से होता है। जो सबसे कॉमन रिएजेंट आप लोग बोलते हैं वो क्या है? H2SO4 प्लस HNO3। ये जब रिएक्ट करता है, ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में क्या बनेगा? NO2 प्लस बनेगा। इसकी मैकेनिज्म हम अभी नहीं बता रहे, ठीक है ना। दूसरी चीज, और दूसरा रिएजेंट आप या तो यूज कर लीजिए कंसंट्रेटेड HNO3, तब भी NO2 बनेगा, या फिर तीसरे नंबर पे एग्जामिनर आपको दे सकता है HNO3 के साथ HClO4, या फिर एग्जामिनर देता है N2O5। याद है सारी चीजें? मेनली ये 4 चीजें नाइट्रेशन में आती है। पहले N2O5 आ चुका है, ये भी आ चुका है, पर अब क्या कुछ दिनों से सिर्फ यही दोनों दिए जा रहे हैं नॉर्मल। क्लियर है? कभी भी इन चारों रिएजेंट को देख लेंगे तो क्या होगा? नाइट्रेशन होगा। ज्यादा एसिडिक, हाँ हाँ, तो HClO4 इसीलिए तो यूज करा ना साथ में हमने, H2SO4 के HNO3 के साथ ही H2SO4 इसीलिए तो यूज करा, ताकि क्या करे यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म। ये बनता क्यों है मालूम है आपको? हाँ, क्योंकि वो HNO3 को में से वाटर का डिहाइड्रेशन करा देता है, तो वो तभी हो सकता है जब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेटा। अच्छा, नाइट्रेशन के केस में स्टार्ट करें नाइट्रेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम ज़्यादा इसमें नहीं ले, मुझे बताइए नाइट्रेशन अगर कराते हैं, जैसे हमने नाइट्रेशन करा, ये बताइए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, कंपाउंड इस जगह लिया जिसको हमने मिक्स्ड एसिड लिया पहले। हाँ जी, जरा ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड के बारे में सबसे पहले आपको फिनोल का रिएक्शन, जब हम लोग HNO3 और H2SO4, बताइए प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनेगा पिक्रिक एसिड। आपको मालूम है पिक्रिक एसिड के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, एक बार तो पहले भी क्वेश्चन आया। बताइए, सेलेक्ट करिए ये कौन सा एसिड है जिसके अंदर COH ग्रुप नहीं है, जिसमें पिक्रिक एसिड बता, ठीक है। प्लस ये बन जाता क्यूनोन, ये बन जाता क्यूनोन। इसको कौन सा क्यूनोन बोलते हैं?
पैरा, ये पैरा क्यों आपने कैसे नहीं पढ़ा, मुझे तो ये समझ में आ रहा, लगता है एनसीईआरटी नहीं खरीदी आप लोगों ने। आप ये वाली रिएक्शन कर देखिए जरा, मैंने फिनोल लिया, ये देखिए वापस से मैंने फिनोल लिया है और फिनोल का मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं K2Cr2O7, याद आया कुछ? तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? तो भैया जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ये करेगा, तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब फिनोल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा वो छोड़ो, मुझे एक बताओ, अगर फिनोल का रिएक्शन मैं जिंक के साथ कर देता हूं, अब बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये मालूम है ना। अब आगे मतलब समझिए रिएक्शन को किस तरीके। मैं कहता हूं ऑक्सीडेशन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखिए कि भैया अगर आपने यहां पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्यूनोन ले लिया ये, और इसका ऑक्सीडेशन करा देते हो किसके साथ? K2Cr2O7 के साथ, किसके साथ? तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, जो काम OH करता है ना वो काम NH2 भी करेगा, जो काम, बल्कि वो इससे बदतर करेगा। क्यों? क्योंकि OH और NH2 में बताओ कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है? NH2। तो इसका मतलब अगर मैंने यहां पे ये कंपाउंड लिख दिया और रिएक्शन मैंने करा दी यहां पे NH2 और NH2 ले लिया, और अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो भी क्या बनेगा? पैरा क्यूनोन बनेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, वो भी फिनोल का नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो फिनोल में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो क्या बनेगा और दूसरा ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल इतना आसानी से नहीं होता था, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल इतना आसानी से नहीं होता है। अगर आपको एक ही NO2 जोड़ना है OH पे, तो आप डाइल्यूट H2SO4 यूज कर लीजिए, क्या सॉरी डाइल्यूट HNO3 यूज कर लीजिए। क्या यूज करेंगे? अगर आपको एक ही, अगर सुन लीजिए मैंने यहां पे क्या यूज करा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4। अगर आपको एक NO2 ही जोड़ना था फिनोल पे, तो क्या यूज करना पड़ेगा? डाइल्यूट। क्लियर? याद रहेगा डाइल्यूट HNO3। अब ये जब काम फिनोल ने करा तो एनिलीन इससे थोड़ा कम नहीं है। तो एनिलीन के बारे में जरा चेक करो, ये हटा दूं क्या? जरा एक क्वेश्चन करके बताना, मैं यहीं पे लिख रहा हूं एनिलीन। वापस से HNO3 लिया और H2SO4 लिया, जल्दी से बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ हाँ जल्दी, मालूम है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन अभी आप इसको शीट में भी देखोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए बोलिए इसमें क्या बनाया? इसमें कितने प्रोडक्ट बनते थे आपको मालूम है? इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है, एक हमारा बनता था NH2NO2 ऑर्थो पे, NH2NO2 और बोलिए, हाँ जी NH2NO2। यहां बनता था 2%, 47% या 48 कुछ 47, और यहाँ 51% लगभग, है ना? ये था। कोई रीजन बताएगा ऐसा क्यों? हाँ बताइए। वो क्या हो जाता है? हाँ तो क्या हो जाता है वो? इसलिए मेटा वाला ज्यादा बनता है। पहले कौन बनता है? वो कैसे डिसाइड हुआ पहले बनेगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, पर एक्चुअल में थोड़ा समझाने में दिक्कत होगी। सही बोला आपने भाई। NH3 प्लस, आपको मालूम है NH3 हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये ऐसा कंपाउंड है, ये -R NO2 के -R को भी डिफीट करता है -I के रेस्पेक्ट में। बहुत ज़्यादा क्या है ये हाईली डी। इसका -I इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा इसका?
फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद अब बताओ सबसे कम माइनस आई कहाँ लग रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज़्यादा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आपने सही बोला, रीजन थोड़ा सा इस तरीके। क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब क्या हम नाइट्रेशन कर ही नहीं सकते क्या इनका? अगर हमें नाइट्रेशन करना है, फिनोल का नाइट्रेशन करवाना है और एनिलीन का नाइट्रेशन करवाना है, तो क्या हम इसका मोनो नाइट्रेशन नहीं कर सकते क्या? क्या करना पड़ेगा? मतलब इनको डाइल्यूट H2SO4 HNO3 तो लिया ही था, पर हमें एक और मेथड है कि जो इनकी एक्टिविटी है ये हाईली एक्टिवेटिंग है कि नहीं है, तो एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है, इनकी एक्टिविटी को कम करने के लिए बोल सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक और तरीका है, मैं यहाँ पे कंपाउंड ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ इस कंपाउंड का रिएक्शन कराता हूँ। जैसे मैंने कंपाउंड लिया, ये NH2, आपको मालूम है NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हम इसको मॉडरेट एक्टिवेटिंग में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं इस एग्जामिनर दो तरह के रिएजेंट दे सकता है, जो भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मालूम है पहला वो रिएक्शन करा देता है CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस लाइक पायरिडीन। वीक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा हमेशा। पायरिडीन ना भी हो तो लिख देना, पर हाँ पायरिडीन। अदरवाइज दूसरी रिएक्शन यहां पे होगा एसिड एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ होगा बेटा? आपको मालूम है यहां पे ये अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? O माइनस बनेगा, O माइनस नीचे आएगा तो Cl बाहर। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एसिटा एनालाइड, एसिटा एनालाइड। अब मुझे बताइए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या बेंजीन में ही बार बार रेजोनेंस करेगा? अब इसके चांसेस बदल गए कि नहीं बदल गए? यहां सिर्फ ये बेंजीन को ही इलेक्ट्रॉन दे रहा था, पर यहां पे तो अब क्या हो गया? मॉडरेट एक्टिवेटिंग की कैटेगरी में रखें, वीक नहीं मॉडरेट। अरे बोलो, सेम वही केस यहां आया कि नहीं आया? अरे बोलिए। तो यहां जब हमने इसके साथ रिएक्शन करा तो ये कंपाउंड आपका वापस से बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा NHCOCH3। क्लियर? क्लियर? आपको मालूम है अगर मैं वापस से इसका हाइड्रेशन करा देता हूं एसिडिक या बेसिक, तो वो OH माइनस यहां अटैक करेगा कि नहीं करेगा? O माइनस बनेगा, नीचे आके ये पूरा वापस से बाहर, तो NH2 मुझे वापस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्लियर? जरा इसी चीज को देखते हुए आप एक ऐसा करिए, आप लोग एक चीज और बताइए मुझे, ये समझ में आया कि नहीं आया? एक रिएजेंट आपको मालूम है NaNO2 की एक खासियत और है, अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन करा देता हूं NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या याद आया आप लोगों को? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? याद है ना ये रिएक्शन क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, याद है ना? और ये तो आपको सबसे पहले कब पढ़ा दिया था? जब आप लोगों को याद है पिना डेमजेनो रिएक्शन सिखाया था, डेमजेनो रिएक्शन में सिखाया था ना ये बात, डेमजेनो। तो ये प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है यहां पे? तो जरा सीट में जो हम लोग पार्ट ए के ले रहे हैं, पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार सोल्व करके देखिए जरा। एक मिनट, उसमें आंसर तो टिक नहीं है ना? हाँ उधर मत देखो, उधर नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कंसंट्रेट करो। टू करो, 2। KBr3HBr क्या करता है? जनरेट Br2। अब ये एक आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर होता है। KBr3 HBr जब रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो ये क्या बनाते हैं? Br2। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जरा करिए, देखें तो जरा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, ये नाइट्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, नाइट्रेशन करने के लिए आपको, अच्छा यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें कंपाउंड में, तो ये पहली स्टेप में आपको मालूम पड़ा ये बना कि नहीं बना? अरे इधर देखिए जरा, पहली स्टेप में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये बना कि नहीं बना?
अब इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो? Br2 के साथ, मतलब ब्रोमिनेशन करा रहे हो एक्चुअल में। तो Br2 में से इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या फिर पेरा पे। आपको मालूम है ऑर्थो पे कम जुड़ेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस, तो Br पे जुड़ जाएगा नहीं, तो ये Br हो गया। अब उसके बाद उसने क्या करा? हाइड्रोलिसिस करा। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये निकल जाएगा, इसकी जगह H आ जाएगा और ये OH, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर उसके बाद उसने क्या करा? डाईएजोनियम सोल्ट बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? अच्छा, डाईएजोनियम सोल्ट बनाने के बाद इसने एक खास रिएक्शन करी है, मालूम है? CuHBr। इसका नाम क्या? हाँ, तो फिर यही हो गया ना, सेंडमेयर नहीं तो गेटरमैन होगा ही सर। सेंडमेयर में क्या होता है? सेंडमेयर में जो कॉपर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहना चाहिए, तो वो रहता है CuBr HBr। अरे समझना, सेंडमेयर में क्या होगा? CuBr और साथ में HBr रहेगा। यहां क्या रहेगा? कॉपर प्लस HBr, गेटरमैन। दोनों अगर रिएक्शन को कंपेयर करें, सर दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, पर सेंडमेयर रिएक्शन की जो रेट होती है ना बेटा, वो ज्यादा होती है। और सेंडमेयर और गेटरमैन दोनों की अगर मैकेनिज्म की बात करें ना, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। सेंडमेयर और गेटरमैन दोनों की बात करें तो कौन सी अरे पढ़ाए ना ये वाली रिएक्शन, ये एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, अभी तो कहीं बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक मिनट, ये समझ में आया? यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? अरे समझ में आया? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हम हेलोजिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? हेलोजिनेशन, तो रिएजेंट क्या यूज करेंगे? जल्दी बोलिए, रिएजेंट। ये तो हमने क्या कराया? ये तो अभी तक हमने जो कराया वो नाइट्रेशन कराया कि नहीं कराया? अगर मुझे सल्फोनेशन, यहाँ पे अगर मुझे हेलोजिनेशन कराना था, हेलोजिनेशन, तो मुझे याद है क्या करना पड़ेगा? Cl2 के साथ लेना पड़ेगा AlCl3। होता क्या मालूम है? Cl2 AlCl3, Al जो है ना, ये इसका ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना के ये कंपाउंड इस तरीके से बना लेता है, Cl प्लस AlCl4 माइनस। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? बेटा FeCl3 के साथ भी ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है तो बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अच्छा, एक खासियत, अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है CH3, इसका रिएक्शन कराता हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको बताना प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ऑर्थो और पेरा दोनों बनेंगे ना? ऑर्थो और पेरा दोनों बनेंगे, तो एक पे क्या जुड़ेगा? क्या कहां पे जुड़ेगा? और दोनों पे जुड़ा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब CH3 कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ? मतलब कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ? ऑर्थो पेरा, क्लियर है? एक मिनट, ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने यहां लिया कंपाउंड Cl2, मैंने इस जगह पे लिया कंपाउंड क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराता हूं ICl के साथ, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैंने क्लोरीन लिया है और ICl लिया है, तो I प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? तो बताओ कहां जुड़ेगा? क्लोरीन के ऑर्थो। और आपको मालूम होना चाहिए जो हेलोजन होता है ना, ये X जो होता है, इसके बारे में, हेलोजन के बारे में जब बात करते हैं, ये दो चीज़ों की खासियत है। ये पहली बात तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर खासियत क्या है? ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। डीएक्टिवेटिंग है पर ऑर्थोपेरा डीएक्टिवेटिंग। इसके मतलब समझना, X का माइनस आई इफेक्ट जो होता है ना बेटा, X का माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? और इसका X का जो प्लस आर होता है, X का जो प्लस आर इफेक्ट होता है कि नहीं होता प्लस आर, वो डिसाइड करता है ओरिएंटेशन। क्या डिसाइड करता है? इसीलिए तो याद करो तुम लोग, जब ना बेंजीन के ऊपर हेलोजन जोड़ के एसिडिटी चेक करते थे ना, अरे ऑर्थोफिनोल, याद करिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे मैं लेता हूं क्लोरीन, इस जगह लेता हूं मैं OH ले लेता हूं, इस जगह लगाता हूं क्लोरीन, और अगर मैं यहां पे लगा के OH लगा के यहां लगाता हूं ब्रोमीन, तो बताओ कौन एसिडिक ज्यादा बोलते थे? क्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक था। उस केस में आप माइनस आई इफेक्ट चेक करते थे इसका,
क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करता है और ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करता है? तो इस केस में आयोडीन कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे और पैरा वाला क्या होगा? मेजर। पैरा वाला जो होगा मेजर। जरा क्वेश्चन नंबर 2 करके बताना इसी के अंदर। हाँ जी, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला? 1,4 ये तो बेंजीन, ये तो मेजर, मतलब ये ट्रू है कि नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट। अच्छा, इसने सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसने बोला है कि 1 ब्रोमो बेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट देन मेसोमेरिक इफेक्ट। ये तो गलत बोल रहा है ना, मतलब डायरेक्शन के लिए तो गलत बोल रहा है ना, तो आंसर क्या जाएगा ये? अच्छा, एक बात और बताइए। अच्छा, हाँ जी, अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ये था हेलोजिनेशन। अगर हम लोग बात करें हेलोजिनेशन के अलावा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और देते हैं। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर मैं कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे, ये तो बेंजीन का केस था, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेप्थलीन, नेप्थलीन में 2 पोजीशन होते हैं बेटा, एक अल्फा होता है और ये बीटा होता है। ये अल्फा अल्फा और बचे हुए दोनों क्या है? बीटा। ये 2 पोजीशन होती है। मालूम है इलेक्ट्रोफाइल 2 जगह जुड़ सकता है, ये भी आपको मालूम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हम 2 जगह जोड़ सकते हैं, या तो अल्फा पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, अगर हम अल्फा पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो कार्बोकेटाइन बीटा पे बनेगा, और अगर हम बीटा पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो ये यहाँ बनेगा। क्लियर है? अरे 2 जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है ना, या तो इस वाली पोजीशन पे तो केटाइन यहाँ बनेगा, और अगर इस जगह पे जोड़ा तो ये बनेगा। तो ये वाले दोनों कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं। मुझे बताइए दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? कितने आरएस हैं? और उसमें पाँच, 2 7 5 2 7, उसमें 8। हाँ, तो उसमें कितने बनने? बोले जल्दी से बोले। इसमें 7 के लगभग बन रहे हैं मेरे ख्याल से। एक कितने? 6। पहले अगर कार्बोकेटाइन यहां से लिया 1 2 3 4 5, और इसमें कितने बन रहे हैं? 7। मतलब इनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा? अच्छा, मुझे बताओ केसीपी टीसीपी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? केसीपी टीसीपी कैसे डिसाइड करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ केसीपी प्रोडक्ट कब बनता है? केसीपी प्रोडक्ट किससे बनता है? आपको अगर ध्यान से मुझे बताओ, दोनों कार्बोकेटाइन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है। मालूम है क्यों? मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में न बताते हुए ये बताइए। देखिए, इस वाले केटाइन में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसके अंदर रेजोनेंस कम हो रहा है। तो बताइए सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है ना बेटा, उससे बनने वाले प्रोडक्ट को केसीपी कहते हैं, और जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है उसे टीसीपी बोलते हैं। प्रोडक्ट जो ज़्यादा स्टेबल होता है ना उसे टीसीपी, जो प्रोडक्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है उसे क्या बोलते हैं? केसीपी। अब सुनना मेरी बात, इसके अंदर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, पर जब प्रोडक्ट की बात करते हैं ना तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिपल्शन कर रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिपल्शन, तो इसलिए वो टीसीपी और ये केसीपी।
इसीलिए जब सल्फोनेशन कराओगे ना, ये फॉर सल्फोनेशन, अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो बेटा सल्फोनेशन मतलब H2SO4 ले लेता है और SO3 मतलब ओलियम ले ले और लिख देता है वो 60 डिग्री लिखता है अगर आपको, और मान लीजिए 120 डिग्री लिखता है, ठीक है ना, 80 डिग्री अलग अलग जगह पे अलग अलग। हाँ जी, तो बताइए दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? कहां पे अगर ओलियम सल्फोनेशन SO3H कहां जुड़ेगा? पहले वाले में कहां जुड़ेगा? अल्फा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनेगा? और फिर उसके बाद बीटा पे जुड़े, याद रहेगा। मतलब इस केस में अगर हम लोग यहां लेते हैं तो जो सल्फोनेशन होगा वो सल्फोनेशन किस जगह हो जाएगा? इस जगह हो जाएगा SO3H, और यहां पे अगर हम लोग लेते हैं तो सल्फोनेशन कहां हो जाएगा? सल्फोनेशन हो जाएगा हमारा इस जगह, होगा कि नहीं होगा? ये कब है? जब टेम्परेचर आपको दे, अगर वो हीट का साइन लगा के दे तो आप मोस्टली कौन सा करोगे प्रोडक्ट? TCP, पर हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ सल्फोनेशन के लिए टेम्परेचर की वैल्यू दी जाएगी। टेम्परेचर किसके लिए दिया जाएगा? अगर इसके अलावा कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल दिया है, तो आप नेप्थलीन के केस में हमेशा कौन सी पोजीशन पे अरेंज कराएंगे? अल्फा पोजीशन पे। कहां अरेंज कराएंगे? अल्फा पोजीशन, क्योंकि जो KCP है वो जल्दी बनेगा और वो ज्यादा बनेगा। क्लियर है? तो इसी बेस पे एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, एक मिनट मुझे एक बार बताइए, इस रिएक्शन को आपने पढ़ा होगा, अगर हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं यहां पे, याद है रिएक्शन? कौन से रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? सबसे पहली बात, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे पहली बात, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, पर सब इसके अंदर खासियत ये है कि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या ये? वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसके साथ वही कंपाउंड रिएक्ट कर सकते हैं जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो NH2 रिएक्ट कर सकता है, साथ में OH अगर होता ना वो भी रिएक्ट कर सकता था। इसके साथ आपको मालूम है अगर ये कंपाउंड होता ये वाला, ये भी रिएक्ट कर जाता। ठीक है, OH अगर OH होता तो भी रिएक्ट कर जाता है। हाँ, वो तो कंडीशन की बात है, मतलब अगर कोई आपको मॉलिक्यूल बोल दे तो क्या करेंगे, हर एक के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन। और आपको मालूम है यहाँ पे आप अगर ये कंपाउंड भी लेते CH3H तो भी ये कंपाउंड रिएक्शन कर जाता। मतलब इसके साथ अगर रिएक्शन कराना है तो आपका ग्रुप जो होना चाहिए हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, हाईली। अब देखिए क्या है, आपको मालूम है ना NH2 जो होता है वो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि नहीं है? तो ये क्या करेगा, अगर आपने मीडियम ले लिया यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं रखा हमने मीडियम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, तो मालूम है क्या होगा, ये करेगा अटैक, यहाँ से रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? रेजोनेंस करने के बाद मुझे बताइए माइनस चार्ज यहाँ बनेगा और माइनस चार्ज यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताइए ऑर्थो और पैरा में से कौन सी जगह पे हिंड्रेंस कम है? तो जब ये हिंड्रेंस कम है तो मेनली ये रिएक्शन किस तरीके से करता है, यहाँ पे ऐसे लिया हमने, ये माइनस, हमने यहां लिखा N ट्रिपल बॉन्ड N, ये यहां पे इस तरीके से रिएक्शन लेके और ये इस पे अटैक करा देगा, इस जगह पे ये प्लस चार्ज, और यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ प्लस चार्ज है, ये वहां से हट जाएगा, ये हट जगह यहाँ आ जाएगा और ये कपलिंग रिएक्शन होगी, और वापस से रिएक्शन में फिर क्या होगा, टोटोमेराइज हो जाएगा और प्रोडक्ट वापस से ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आपका आ जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलिए। इस कपलिंग, इसको बोलते हैं हम लोग CN कपलिंग। क्या बोलते हैं? पर ये CN कपलिंग तभी होगी जब आपने यहां pH क्या रखा हो, यहां pH आपने 6.5 रखा हो।
अगर आप यहां पे कुछ भी नहीं लेते, अगर कंडीशन नॉर्मल लेते, उस केस में एन कपलिंग हो जाती है। क्या हो जाती? उस केस में आपका नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैक करता और वो जो प्रोडक्ट बनाता वो इस तरीके से दिखता, ये हो जाता ऐसे NH। इसको बोलते हैं एन कपलिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? अगर हम pH वहां पे नहीं लेते, अगर एसिडिक मीडियम ना लेते तो कौन सी कपलिंग होती? और अगर मीडियम एसिडिक ले लेंगे तो कौन सी कपलिंग होगी? अच्छा, बनेगा तो यही मॉलिक्यूल, अगर कैसे भी कर लो, दोनों ही मीडियम में कोई सा भी मीडियम लो, पहले तो यही बनता है, पहले तो यही बनेगा, एन कपलिंग फास्ट होगी। अब क्या होगा, ये अगर बाई चांस आपने H+ लिख दिया यहां पे, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन, तो ये करता है रीअरेंजमेंट। आपने फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ा? फ्राइज, क्लेंशन, कंडेंसेशन और क्लेंशन रीअरेंजमेंट। तो क्लेंशन रीअरेंजमेंट में भी तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रीअरेंजमेंट होता था, तो सेम यही रीअरेंजमेंट यहां पे होगा। अगर H+ का ले लोगे तो ये वाला बॉन्ड उठ के या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर ये कब होगा मालूम है? जब मीडियम क्या हो, अगर मीडियम एसिडिक नहीं है तो एन कपलिंग होगी। अब बात आती है कि अगर हम एसिडिटी और बढ़ा दें, तो एसिडिटी बढ़ा दोगे तो दोनों रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोनों रिएक्शन? क्योंकि NH2 कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में। इसलिए कपलिंग रिएक्शन अगर करानी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या होना चाहिए? स्लाइटली, pH कितना? ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे रिएक्शन कराना फिनोल का, अच्छा इसका कलर क्या होता है? येलो कलर, रेड और उसका कलर फिनोल का जो होता है ना, इसका येलो कलर होता है। अच्छा, ये मालूम है कलर क्यों देता है? ड्यू टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इसके अंदर कलर डेवलप होता है। अच्छा, मैं यहीं पे अगर बात करता हूं, फिनोल ले लेता हूं। अच्छा, आपको मालूम है फिनोल भी रिएक्शन शो करता है कि नहीं करता है? पर फिनोल में जो अभी बच्चे ने बोला कि फिनोल में सर आपने रिएक्शन करा दिया, पर फिनोल के अंदर मीडियम क्या रहना चाहिए? थोड़ा सा बेसिक रहना चाहिए। मीडियम क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए, थोड़ा बेसिक होना चाहिए। ऐसा क्यों मालूम है? OH जो होता है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर अगर बेसिक मीडियम में कर दें और भी ज्यादा, बात समझे कि नहीं समझे? तो इस केस में वो निकल जाएगा, O- निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? O- निकलने के बाद ये वापस से रेजोनेंस करके यहां माइनस और यहां माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये फिर कहां अटैक करेगा? कपलिंग होगी कि नहीं होगी? कलर क्या? कलर क्या? ऑरेंज कलर या रेड ऑरेंज कलर। क्लियर है? इस रिएक्शन में बेसिक मीडियम होना बहुत जरूरी है, पर अगर आपने बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन नहीं हो। प्रोडक्ट क्या बनेगा उस केस में? ये OH हट जाएगा वहां पर, ये OH हट जाएगा अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्टिमम pH भी क्या रहता है? 8 to 9। ऑप्टिमम pH क्या रहेगा यहाँ पे? 8 to 9 रहेगा। क्लियर है? अगर मैं यहीं पे ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, जरा ध्यान से देखना, बीटा नेप्थोल। अब मुझे बताइए ये डाइजोनियम सॉल्ट कहां जुड़ेगा? ये डाइजोनियम सॉल्ट कहां जुड़ेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? तो बताइए कहां जुड़ेगा? 2 अल्फा है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है। पहले तो ये डिसाइड करिए दोनों रिंग में से कौन सी रिंग एक्टिवेटिंग है। पहली वाली, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इन्हीं दोनों पे अटैक करेंगे। तो एक ये अल्फा है, एक ये अल्फा है। तो हमेशा याद रखना, अगर बीटा पोजीशन पे है, अगर बीटा पे कोई ग्रुप है एक्टिवेटिंग, तो उसके ये वाला जो पोजीशन है ये स्टेबलेटिंग वाला, तो यहां पे आके जुड़ेगा। क्लियर है? ये इस पोजीशन पे जुड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे आपका जुड़ेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर क्या होगा? रेड ऑरेंज डाई होता है वापस से, इसका भी कलर क्या होगा? रेड ऑरेंज डाई होगा। समझे? तो ठीक है, तो ये आप लोग देना। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे इस जगह पे ये लिया,
अगर मैं यहाँ पे NO2 लगा देता, ये तो फिर रिएक्शन ही नहीं करेगा। अगर मैंने NO2 लगा दिया तो ये रिएक्शन नहीं करे। अगर मैंने NO2 लगा दिया और इसको हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया Br2, क्या लगा दिया, तो बताइए वो कहाँ जुड़ेगा? फिर दूसरे रिंग पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा वो? क्लियर है? तो चलिए ठीक है, आप लोग इसके अगली क्लास में हम लोग इसको एसाइलेशन और कुछ और चीज़ें देखेंगे। आज तो स्टार्टिंग इसमें, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या करके लेकर आना, कार्बोक्सिलिक एसिड करके लेकर आना, जिसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ाऊँगा। मैं उसके अंदर पढ़ाऊँगा आप लोगों को हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन पढ़ाऊँगा, हीटिंग इफेक्ट, डी कार्बोक्सिलेशन के सारे टॉपिक, और फिर उसके बाद एमाइंस के हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये टॉपिक है। और ये वाली शीट आप पहले कंप्लीट कर लेना, ए और बी दोनों, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कशन भी होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो एक बार ये करके आना आप।